नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है 9C क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि गत 2 दिनों से हम आपके समक्ष स्वास्थ्य कारणवश नहीं आ पाए और 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके लिए हम आते हैं, जो कि बहुत सारे आयोगों को देख करके उनकी जो विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है, तैयार की गई है। बहुत सारी परीक्षा कराने वाली संस्थाएं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख करके हम चुनिंदा प्रश्नों को आपके लिए लेकर के आते हैं और प्रयास ये रहता है कि सही विकल्प के साथ साथ जो अन्य 3 विकल्प आपको दिए जाते हैं उसकी व्याख्या भी की जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक हम पहुंचा सके और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आए। आप सब निरंतर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है आप सभी की। आप सभी के जो सुझाव आते हैं उनसे हमारी पूरी टीम को बहुत ऊर्जा मिलती है। बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश विशेष से लिया गया है, जनगणना नगरीकरण से। निम्न में से कौन सा जनपद सर्वाधिक आबादी वाला है? यहां पर प्रदेश के 4 जनपद दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा आबादी किस जनपद की है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसके 4 विकल्प हैं। पहला जनपद है लखनऊ, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है गौतम बुद्ध नगर और चौथा है कानपुर। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब है गाजियाबाद। इनमें से सर्वाधिक आबादी वाला जो जनपद है वह गाजियाबाद है, ये भी आपको याद रखना है। और बचे हुए शेष विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। तो यह हमारे प्रदेश की राजधानी है, पहली बात तो यह हमारे प्रदेश की राजधानी है और बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे संस्थान जो राष्ट्रीय स्तर के वो भी यहाँ पर स्थित हैं। तो हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। गाजियाबाद आज के हमारे प्रश्न का सही जवाब भी गाजियाबाद है और जो व्याख्या करने का क्रम है उसमें जब हम गाजियाबाद की चर्चा करेंगे तो यह एनसीआर में शामिल है। एनसीआर का तात्पर्य है नेशनल कैपिटल रीजन, अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह जनपद शामिल है। यह भी आपको याद रखना है कि एनसीआर में शामिल जनपद आपसे पूछा जाएगा तो हमारे प्रदेश के 8 जनपद शामिल हैं, उनमें गाजियाबाद का भी नाम आता है। गौतम बुद्ध नगर भी हमारा एनसीआर में शामिल जनपद है। एनसीआर का तात्पर्य मैं पहले आपको बता चुका हूं, नेशनल कैपिटल रीजन। तो यह जनपद भी हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, यह जनपद भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हो गया। कानपुर हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है, यह भी आपको याद रखना है। तो हमारे जो प्रश्न की व्याख्या है, प्रदेश की राजधानी हमारी लखनऊ है जो कि पहला विकल्प है। गाजियाबाद इनमें से सर्वाधिक आबादी वाला जनपद भी है और एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल भी है। गौतम बुद्ध नगर एनसीआर में शामिल है, नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और कानपुर जो विकल्प है यह हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है? हमारी पूरी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपके लिए हम ऐसे लेकर के आए जिनमें नहीं से उत्तर की शुरुआत हो। तो साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है। यहां पर प्रश्न को 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, जैसा कि मैं अभ्यास कर रहा हूं। पहला विकल्प है नाशपाती में, बेरी में, अमरूद में या इमली में। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। बचे हुए जो हमारे विकल्प है नाशपाती, बेरी और अमरूद, इनमें सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इनमें सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन है? खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन है, यहां पर यह पूछा गया आपसे। पहला विकल्प है निकोलस एपर्ट, दूसरा विकल्प है फंक और तीसरा विकल्प है एडवर्ड जेनर और चौथा और अंतिम विकल्प है इमैनुअल कोल्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है निकोलस एपर्ट को खाद्य प्रसंस्करण का जनक कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। बचे विकल्पों पर चर्चा करेंगे। तो फंक का संबंध किससे है? तो विटामिन से है, यह भी आपको याद रखना है, विटामिन।
विटामिन के खोजकर्ता, अंक ये भी याद रखना है। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। और इमैनुअल कोल्ट को कहा जाता है रिवॉल्वर के आविष्कारक, रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं इमैनुअल कोल्ट, आविष्कारक हैं इमैनुअल कोल्ट, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः जैविक कृषि प्रणाली अपनाने वाला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जहां पर पूर्णतः जैविक कृषि ही की जाती हो और रासायनिक खादों का प्रयोग वहां पर लगभग बंद हो चुका है। तो 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम और उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला, भारत का प्रथम जैविक राज्य है, जैविक राज्य है, यह भी आपको याद रखना है। और यहां पर जैविक कृषि ही की जाती है, रासायनिक खादों का प्रयोग यहां पर लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला भारत का राज्य है, सर्वाधिक आबादी वाला भारत का राज्य है, आबादी वाला भारत का राज्य है। और सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान आता है। पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर में आगे है, पंजाब में जो है फसलों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर बहुत ज्यादा होता है, ये भी याद रखना है। और उत्तराखंड की बात ये रही जो हमारे परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका गठन उत्तर प्रदेश को विभाजित करके, उत्तर प्रदेश को विभाजित करके इस राज्य का गठन, आपको तिथि याद रखनी है, 9 नवंबर सन कौन सा रहेगा? तो 2000 ईस्वी को किया गया, 2000 ईस्वी को किया गया, यह भी आपको याद रखना है। एक बार पुनः प्रश्न को दोहराएंगे, भारत का पूर्णतः जैविक कृषि अपनाने वाला पहला राज्य, तो आपका जवाब हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम भारत का पूर्णतः जैविक कृषि अपनाने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और सबसे ज्यादा कुल खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पंजाब प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन दर में अग्रणी राज्य है। और उत्तराखंड के बारे में जो विशेष है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उत्तर प्रदेश को विभाजित करके इस राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारी श्रृंखला का, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को कब स्वीकार किया गया? जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको कब स्वीकार किया गया? पहला जो विकल्प है 26 जनवरी 1950 को, दूसरा विकल्प है 24 जनवरी 1950 को, तीसरा विकल्प है 26 नवंबर 1949 को और चौथा और अंतिम विकल्प है 22 जनवरी 1947 को। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। तो जनगण मन के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है यह, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यह जनगण मन जो है वह रचित किया गया, भी आपको याद रखना है। अब बचे हुए विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला विकल्प है 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, यह भी आपको याद रखना है, लागू हुआ और भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। तीसरा विकल्प है 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, बनकर के तैयार हो गया था, संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा के द्वारा, संविधान याद रखना आपको, संविधान
सभा के द्वारा अंगीकार किया गया, अंगीकार किया गया, अंगीकार किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके उद्देशिका का आधार बना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सविंद क्या है? 4 विकल्प है, एक युद्धक टैंक, एक चक्रवात, भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड और सुपर कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड, जिसका संक्षेप में नाम दिया गया है सविंद। और ऐसा करने वाला भारत विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की सूची में शामिल है। तो जो हमारा टूर गाइड है पहला, उसका नाम रखा गया है सविंद, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो हमारी आज की श्रृंखला का अगला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, रघुराम राजन या शक्तिकांत दास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा के द्वारा यह रचित पुस्तक है और बहुत चर्चा में इस समय है, यहां से सवाल बनने की संभावना है। एक पुस्तक आपसे पूछ ली जाती सामान्य दिन में, तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा पूर्व में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत ख्याति प्राप्त लेखक भी हैं। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत में संसद में नेता विरोधी दल भी रह चुके हैं। रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर, आपको क्रम भी याद रखना है, 23वें गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, ठीक है। आरबीआई के 23वें गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, ये भी याद रखना है। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर रह चुके हैं, याद रखना है 25वें गवर्नर रह चुके हैं। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर, उनका क्रम कौन सा आ जाएगा? तो 26वां आ जाएगा और नाम आ जाएगा संजय मल्होत्रा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, 6, 5, 22 और 11। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है 11 भाषाएं भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की है। 11 भाषाओं को भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब हमारा जो विकल्प है 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की जो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा है उसको कहेंगे तमिल, ये भी आपको याद रखना है। तमिल भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। और इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो वर्ष 2004 में, यह भी याद रखना आपको। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई, यह भी याद रखना है। और वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 है और तमिल भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है जिसे वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा को कहा जाता है जिसके पास अपना ऐतिहासिक वर्णन हो, बहुत सारे उसके ग्रंथ हो और जिसने भारत की पुरातन सभ्यता में, संस्कृति में विशेषता योगदान दिया हो, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पशुपालकों पर कार्बन कर लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत, डेनमार्क, ब्राजील और भूटान। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क की सरकार ने पशुपालकों पर कार्बन टैक्स
लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सरकार के द्वारा इसलिए लिया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी चीजें हैं उनमें पशुपालन को भी शामिल किया गया है। उससे बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती है, उनकी उत्पत्ति होती है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। तो ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश हो जाएगा डेनमार्क। याद रखिएगा, डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, WHO के द्वारा नेपाल के किस शहर को प्रथम स्वस्थ शहर घोषित किया गया है? WHO का तात्पर्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहां पर नेपाल के 4 शहर दिए गए हैं, यह भी आपको याद रखना है, पोखरा, विराटनगर, काठमांडू या धुलीखेल। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है धुलीखेल। धुलीखेल नेपाल का जो पहला स्वस्थ शहर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ मानक हैं उन पर खरा उतरा है और इसे WHO के द्वारा पहला स्वस्थ शहर घोषित कर दिया गया। जो हमारे विकल्प बचे हुए हैं, ये नेपाल की पर्यटन राजधानी, ये भी याद रखना है, नेपाल की पर्यटन राजधानी है, ये पर्यटन राजधानी है, यह भी याद रखना है। विराटनगर एक औद्योगिक नगर है, नेपाल का औद्योगिक नगर है और जूट उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। जूट उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको याद रखना है। और काठमांडू नेपाल की राजधानी है और यहां पर विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ का मंदिर है। आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जो लोग हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं उन सभी का एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और बहुत जल्द, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपसे कहा है कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर आयोगों के पाठ्यक्रम को देखकर प्रीवियस ईयर की एक प्लेलिस्ट भी बनाई जाएगी। धन्यवाद।